Dear students, we are going through the topic market segmentation, and this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. We have already discussed various bases for buyer behavior segmentation, and we have covered the topics geographical segmentation, demographic segmentation and psychological segmentation. तो इस तरह से ये जो तीन हमने अभी तक बेसिस पढ़े हैं, फोर्थ बेसिस आज हम ले रहे हैं जिससे कि बाज़ार विभक्तिकरण प्रभावित होता है, तो वह है क्रेता व्यवहार विभक्तिकरण, या हम कह सकते हैं क्रेता के व्यवहार पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट सेगमेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो क्रेता व्यवहार विभक्तिकरण को हम बिहेवियरल बेसिस और बायर बिहेवियर सेगमेंटेशन हिंदी में कह सकते हैं। जब क्रेताओं के उत्पाद संबंधी व्यवहार, प्रोडक्ट से रिलेटेड उनका बिहेवियर या उनके जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनके उत्पाद क्रय संबंधी डिसीजंस के आधार पर यदि हम विभाजन करते हैं तो उसे व्यवहारिक या क्रेता व्यवहार विभक्तिकरण कहते हैं। अब इसके अलग अलग बेसिस हो सकते हैं। तो पहला बेसिस इसमें आता है क्रय अवसर या बाइंग ओकेजन्स। जब भी बायर उनके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने या उसका कंजम्पशन करने के अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर विभाजित किया जाता है तो उसे हम क्रय अवसर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्राहक शादी विवाह मैरिजेस में बर्थडेज़ पे या वैलेंटाइंस ले सकते हैं, या उनका करियर डे है आदि के अवसरों पर अनेक उत्पाद या सेवाओं को खरीदने का डिसीजन लेते हैं या उनका कंजम्पशन करते हैं, तो इसे हम बाइंग ओकेजन कहेंगे। इट मीन्स क्रेता द्वारा किसी भी उत्पाद या सेवा को उस पर्टिकुलर अवसर के हिसाब से या ओकेजन के अकॉर्डिंग यदि खरीदता है तो उस आधार पर जब विभक्तिकरण किया जा रहा है तो उसे हम क्रय अवसर कहेंगे। सेकेंड देखते हैं हम लाभ अभिलाषा या बेनिफिट्स सॉर्ट कैसा है उनका। यदि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते समय उससे कई लाभों की प्राप्त करने की एक इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो उसे हम लाभ अभिलाषा कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिस्किट किस लिए काम में लेता है? पेट भरने के लिए, साथ ही साथ शक्ति प्राप्ति की अभिलाषा भी उसमें हो सकती है। टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट से दांत साफ किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ हो सकता है कि किसी व्यक्ति के मसूड़े में तकलीफ़ है तो उससे राहत पाने की अभिलाषा के साथ भी ग्राहक उत्पाद परचेज कर सकता है। इसलिए ग्राहकों को उत्पाद सेवा से लाभों की प्राप्ति की अभिलाषाओं के आधार पर भी डिवाइड किया जा सकता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसे हम लाभ अभिलाषा कहते हैं। इसी तरह थर्ड हम देख सकते हैं इसमें यूज़र स्टेटस, यानी कि उपभोक्ता की स्थिति कैसी है। मार्केट में लोग प्रोडक्ट के उपयोग के लिए यह भी देखते हैं कि उस से पहले जो खरीदने वाले उपयोगकर्ता हैं या जो फ्यूचर में खरीदने वाले उपयोगकर्ता हैं वो कौन से हैं, प्रथम बार उपयोगकर्ता कौन से होंगे, कंटिन्यूएशन में अगर कोई यूज़र है, कभी कभार उपयोगकर्ता, तो ये सब बातें जब ध्यान रखी जाती है तो उसे हम उपयोगकर्ता की स्थिति कह सकते हैं। तो मार्केट का सेगमेंटेशन उत्पाद उपयोगकर्ताओं की इन स्टेटस के आधार पर भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम देखते हैं शुगर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, शक्कर का एग्ज़ाम्पल, तो उसमें देख सकते हैं कि यह रेगुलर कंटिन्यूएशन में काम में आने वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें मार्केट का सेगमेंट अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटस शक्कर का भाव तय हो सकता है। तो बाज़ार का विभक्तिकरण भी उसी के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूसेज रेट या उपयोग या प्रयोग दर क्या है। कुछ लोग उत्पादों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो कुछ कम करते हैं। तो जब बाज़ार से के लोगों को उनके द्वारा उत्पाद के उपयोग करने की दर या मात्रा के आधार पर विभाजित किया जाता है, जैसे कि भारी, कम, सामान्य या पर्टिकुलर रेट के अकॉर्डिंग, तो उसे हम उपयोग या प्रयोग दर के आधार पर सेगमेंटेशन कह सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट
मार्केट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उसका प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। यदि प्रोडक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बहुत ही कॉस्टली, अगर आप डायमंड का एग्जांपल लेते हैं, तो डायमंड हर एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, या महंगी ज्वेलरी हर एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, तो उसका मार्केट कंपैरेटिवली सेगमेंटेशन उसका अलग तरीके से विभाजित किया जाएगा। और अगर नॉर्मल ज्वेलरी है तो उसका मार्केट सेगमेंटेशन अलग तरीके से किया जाएगा। इसी तरह लॉयल्टी या ब्रांड निष्ठा, कह सकते हैं हम कि लॉयल्टी कैसी है, जैसे कि ग्राहकों में किसी भी उत्पाद या ब्रांड के प्रति निष्ठा हो सकती है। ग्राहकों में कुछ बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड का ही उन्हें प्रोडक्ट खरीदना होता है, लेकिन कुछ पर्सन्स या जो कंज्यूमर्स हैं वो बदलते रहते हैं कि उनकी लॉयल्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट या अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन चेंज होती रहती है। तो मार्केट का सेगमेंटेशन ग्राहकों की उत्पाद या ब्रांड के प्रति निष्ठा क्या है उसके आधार पर भी किया जा सकता है। पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन है, उसे चाहिए कि वो रेमंड्स का ही कपड़ा खरीदेगा, तो उसकी ब्रांड लॉयल्टी क्या कहलाएगी? रेमंड्स के लिए उसकी ब्रांड लॉयल्टी कहलाएगी। लेकिन अगर एक पर्सन जो कि मिडिल क्लास से है या लोअर क्लास है, उसे किसी ब्रांड की तरफ न जा कर के और आम जो भी कपड़ा उसके सामने है वह खरीदने को वो तैयार हो सकता है, तो उसका मार्केट सेगमेंटेशन अलग तरह का यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं बायर रेडीनेस स्टेज, क्रेता की तत्परता अवस्था कैसी है। बाज़ार में ग्राहक में किसी उत्पाद का क्रय करने की तत्परता की मात्रा या अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ को उत्पाद की जानकारी भी नहीं होती, नॉलेज ही नहीं रखते हैं, और कुछ संपूर्ण जानकारी रखते हैं। तो इसी तरह कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट में रुचि रखने वाले होते हैं, जबकि कुछ और प्रोडक्ट को भी क्रय करना चाहते हैं। तो जब बाज़ार में क्रेता की तत्परता कैसी है, उस तत्परता के आधार पर जब विभाजित किया जाता है तो हम उसे क्रेता तत्परता अवस्था के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह लास्ट पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं प्रवृत्ति या ट्रेंड या एटीट्यूड कैसा चल रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एटीट्यूड पर्सन्स का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अति उत्साही हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ बैलेंस्ड हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि एनिमी से रिलेटेड उनका ट्रेंड हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है। तो इन्हीं के आधार पर भी बाज़ार का विभक्तिकरण किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं। बेसिकली हमने 4 का यहाँ पर स्टडी किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आधार है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो व्यवहार में किसी एक ही आधार पर बाज़ार विभक्तिकरण नहीं किया जा सकता है, बल्कि व्यवहार में 2 या अधिक आधारों पर बाज़ार विभक्तिकरण करना ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। और ऐसा करके ही जो टारगेट मार्केट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, बाज़ार विभक्तिकरण के आधार। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि जो पर्टिकुलर सेगमेंटेशन है उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, या एसेंशियल्स एक इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन के क्या हो सकते हैं।